अभी तक हमने स्टडी किया है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। आज के सेशन में हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक और नए टॉपिक की। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इसके पहले भी हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ, या तो हम मतलब बात करें कि इसके पहले जब हमने क्रेमर्स रूल या डिटर्मिनेंट रूल पढ़ा, या फिर इसके भी पहले हम बात करें तो हमने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या ग्राफिकल मेथड के माध्यम से इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। आज हम बात करेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल मेथड्स के माध्यम से इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली होता क्या है, इसके पहले जितनी भी मेथड्स हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए पढ़ी है, वहां पे जब नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास लिमिटेड फॉर्म में होती थी तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेते थे। बट सपोज हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस काफी ज्यादा हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में न्यूमेरिकल मेथड्स आपकी काफी हेल्प करेगी इस तरह के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। यहां पे यदि हम बात करें तो बेसिकली हम दो कैटेगरी में साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। हिंदी में कहा जाए तो युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय को हम हल करेंगे। अब यहां पे जो दो मेथड हम डिस्कस करेंगे, एक मेथड होगा डायरेक्ट मेथड और दूसरा होगा इनडायरेक्ट या इटरेटिव मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब यह है कि सबसे पहले हम दिए गए सिस्टम को जो है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उस मैट्रिक्स का या तो हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, मींस इकेलॉन फॉर्म बनाएंगे, या फिर उसका एक डायगोनल फॉर्म बनाएंगे और फिर मैट्रिक्स के लिए हम इस दिए गए सिस्टम को सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में आपको मैट्रिक्स मेथड यूज करना होता है। इसके बाद हम बात करें इनडायरेक्ट मेथड में हम कैसे इन इक्वेशंस के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करें। तो इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत या फिर इटरेटिव मेथड के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इन दी गई इक्वेशंस का अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। हम सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मेथड के माध्यम से यहां पे इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना मतलब, सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए बात करूं कि हमारे पास एक दिया गया सिस्टम है जहां तीन वेरिएबल हैं x, y और z, मींस x, y, z की हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज फाइंड आउट करते जाएंगे। इनके सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस को हम फाइंड आउट करते चले जाएंगे। क्लियर है? अब बात की जाए कि कौन कौन सी न्यूमेरिकल मेथड्स हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या इटरेटिव मेथड के लिए यहां पे पढ़ेंगे। पहले हम उस चीज के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम एग्जांपल भी लेंगे और सबसे पहली मेथड के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत हम तीन मेथड की यहां पे स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम होगा गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड एंड क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। इन तीन मेथड की स्टडी करेंगे हम डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत। मतलब हम इन तीनों केसेस में, तीनों ही मेथड्स के अंतर्गत सबसे पहले दिए गए सिस्टम का एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे और फिर मैट्रिक्स मेथड से उसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, एक एक मेथड हम अच्छे से यहां पे क्लियर करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इनडायरेक्ट या इटरेटिव मेथड के अंतर्गत हम कौन कौन से मेथड की स्टडी करेंगे, कैसे हम इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस की सॉल्यूशन को जो है फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे भी हम तीन कैटेगरी में इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहला मेथड होगा हमारा जैकोबी इटरेटिव मेथड, देन गॉस सीडल इटरेटिव मेथड और उसके बाद हम बात करेंगे रिलैक्सेशन मेथड। तो दोनों ही कैटेगरी के अंतर्गत, चाहे डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट या इटरेटिव मेथड हो, तीन तीन मेथड की हम स्टडी करेंगे। ओवरऑल हम 6 मेथड्स के माध्यम से इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को यहां पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत सबसे पहला मेथड जो हम बात करेंगे, गॉस एलिमिनेशन मेथड या डायरेक्ट मेथड। तो देखिए, सबसे पहले अपने को कोई क्वेश्चन दिया जाएगा कि गॉस एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आप किसी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करें। क्वेश्चन के माध्यम से ही हम मेथड और वर्किंग प्रिंसिपल को यहां पे सेट करने वाले हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा तरीका यहां सीखेंगे कि कैसे हम गॉस एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। वैसे एलिमिनेशन हमने पहले भी पढ़ा है। हम क्या करते थे, एक एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते जाते थे, रिमेनिंग की वैल्यू को फाइंड आउट करते जाते थे। वो सब प्रोसेस यहां पे भी होगा, बट मैट्रिक्स मेथड के माध्यम से होगा, जो कि बहुत ही आसानी से हम यहां पे कर लेंगे। अब देखिए, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से हम क्या समझते हैं। मैट्रिक्स जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, वहां पे भी हमने सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है बहुत अच्छे से स्टडी किया था, सीखा था। यदि आपने वो लेक्चर स्किप किया हो तो प्लीज आप एक बार वहां पे मैट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। चूंकि वो चीज हम पढ़ चुके हैं, यहां पे हम डिस्कस करने वाले इन चीजों को थोड़ा सा हम फिर भी समझने का प्रयास करते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है कि एक साथ जब एक से ज्यादा इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने को कहा जाए तो उस सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड आउट करें। अब देखिए, यहां पे अपने को
सपोज ये एक एग्जांपल दिया गया है कि x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 9। इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है। सिस्टम क्यों कहा? क्योंकि एक से ज्यादा इक्वेशंस यहां पे देखने को मिल रही है, इसलिए इसको हमने सिस्टम कहा। किसका सिस्टम है ये? लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर इक्वेशन मतलब हर एक वेरिएबल की पावर अपने को 1 देखने को मिल रही है। साइमल्टेनियस इसलिए कहा गया है क्योंकि एक साथ एक से ज्यादा इक्वेशंस अपने को देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार इस टाइप की इक्वेशंस का जब आपको एक सेट दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। और इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन आज के सेशन में हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए, जब भी अपने को इस प्रकार का कोई सिस्टम दिया जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? दिए गए सिस्टम का एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म की यदि बात की जाए तो इस तरह के सिस्टम का जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास? ax इज इक्वल टू बी। हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम का मैट्रिक्स फॉर्म जो होता है वो होता है ax इज इक्वल टू बी, जहां a को हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x जो होता है वो कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल एंड b जो होता है वो कांस्टेंट्स का एक कॉलम मैट्रिक्स होता है जो कि राइट साइड पे गिवन होते हैं। अब यदि यहां से हम a और b का वैल्यू निकालें तो देखो, a मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी के कोफिशिएंट्स को हम यहां फाइंड आउट करें। देखें, लिखें तो यहां पे 1 -1 देन 1, देन सेकेंड इक्वेशन में आएगा 1 1 1 एंड थर्ड इक्वेशन में आया 2 -1 3। तो इस प्रकार हमने a का वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट हमको गिवन ही है, हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना होता है। x की यदि बात की जाए तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सभी का एक कॉलम मैट्रिक्स हम यहां ले लें। तो यहां पे 3 वेरिएबल्स हमको गिवन है, x y एंड z। और यदि कांस्टेंट की बात की जाए, कांस्टेंट मैट्रिक्स की, तो यहां पे भी हम कांस्टेंट्स का एक कॉलम ले लेते हैं जो कि राइट साइड पे गिवन है, दैट इज 2 6 9। अब देखिए, यहां पे इस तरह के इक्वेशन के सॉल्यूशन से हम समझते क्या है? बेसिकली हम सब पढ़ के आए, पर फिर भी एक बार इन चीजों को हम डिस्कस करें तो देखिए, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब उस इक्वेशन में जितने भी अननोन्स अपीयर हो रहे हैं हमें उनका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। अब अननोन यहां पे कितने हैं? वेरिएबल्स कितने हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, x y एंड z। हमें इन 3 वेरिएबल्स की यहां पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऐसी वैल्यू जो तीनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। तो दोज वैल्यूज ऑफ x y एंड z दैट विल सेटिस्फाई द गिवन सिस्टम। तो ऐसे x y z की वैल्यू को ही हम इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन कहेंगे। सिस्टम में उपस्थित अननोन्स या वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना ही उस सिस्टम का एक सॉल्यूशन कहलाता है। तो इन x y z की वैल्यू को हम मैट्रिक्स मेथड के माध्यम से फाइंड आउट करेंगे। यहां हमारा पर्पस क्या होगा कि सबसे पहले हम दिए गए सिस्टम का एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स वाले पोर्शन में। तो ऑगमेंटेड फॉर्म क्या बनेगा यहां पे मैट्रिक्स का? ए बी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब होता है कि किन्हीं दो मैट्रिक्स को एक कॉमन मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करना, किन्हीं दो मैट्रिक्स वैल्यूज को एक मैट्रिक्स के अंदर लेकर आना। तो ए की प्लेस पे हम ए रखें, बी की प्लेस पे हम बी रखें, तो ए का वैल्यू अपने पास है 1 -1 1 1 1 1 एंड देन 2 -1 3। तो ये तो हुआ ए मैट्रिक्स। इसकी वैल्यूज को हम सेपरेट करेंगे बी की वैल्यूज के साथ। तो अब देखिए, बी मैट्रिक्स का वैल्यू यहां पे क्या है? 2 6 9। तो ये 2 6 9। तो इस प्रकार का मैट्रिक्स अरेंजमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हमको करना क्या होगा? यहां पे गॉस एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से जब भी सॉल्यूशन पूछा जाए हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का एक इकेलॉन फॉर्म बना लें, या हम ये कहें कि ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसका हम एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म बना लें। यदि इस सिस्टम को, इस मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर पाए तो बड़ी आसानी से आप एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेंगे। और हम अच्छे से जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ही उसका इकेलॉन फॉर्म कहलाता है। अब करना क्या होगा यहां पे? जब भी हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आप एक डायगोनल की तरफ चलें। देखिए, सॉल्यूशन से पहले एक चीज का और ध्यान रखना होता है कि हम प्रयास करते हैं कि जो सेल 1 1 होता है ना मैट्रिक्स का, वहां पे 1 हो। यदि नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रूल वही रहेगा, प्रोसीजर वही रहेगा, आंसर भी आ जाएगा। बट यहां 1 होता है
तो सहूलियत थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है। अब सपोज यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन यदि फर्स्ट की प्लेस पे होता और फर्स्ट यदि थर्ड की प्लेस पे होता तो यहाँ 2 हो जाता, यहाँ 1 होता। तो ऐसी सिचुएशन में हम हमारे हिसाब से अरेंजमेंट कर लेते हैं कि कोई सी भी इक्वेशन आप पहले लिखे बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है जो सिस्टम को सेटिस्फाई करे। तो किसी इक्वेशन में यदि कोफिशिएंट 1 आ रहा है तीनों में से तो उसको आप पहली प्लेस पे लिखें ताकि आपका जो अरेंजमेंट है, सिंप्लीफिकेशन है, कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब हमने डायगोनल को ट्रेस किया। हमारा रूल क्या था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करने का कि हम R1 की हेल्प से R2 और R3 को जीरो करते थे। फिर ये दो जीरो बनने के बाद हम क्या करते थे, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट देखें, डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स को हम क्या करते थे, जीरो करते थे। अब यहां डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 1 3। अब 3 के नीचे तो चूंकि कोई एलिमेंट है नहीं तो वहां जीरो बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो इस 1 की हेल्प से इन दोनों को जीरो करें। फिर सेकेंड डायगोनल एलिमेंट जो आपका आएगा फिर 1, उसकी हेल्प से इसको जीरो करें। यही प्रोसीजर रहता है। इतना सा काम कर दिया तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म बन गया, मतलब इक्लोन फॉर्म बन गया, और यहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू हम बहुत ही आसानी से निकाल देंगे। याद रखने के लिए एक पैटर्न भी याद रखा जा सकता है कि जैसे जब आप फर्स्ट टाइम ऑपरेट करते हैं तो फर्स्ट ऑपरेशन में ये चीज ध्यान रखनी होती है कि मान लो आपके पास 3/3 का कोई एक मैट्रिक्स है, तो आप क्या करते हैं, इसकी हेल्प से, इस एलिमेंट की हेल्प से इन दोनों एलिमेंट्स को आप जीरो करो, ये आपका होता है फर्स्ट ऑपरेशन। ठीक है, जब सेकेंड ऑपरेशन की हम बात करते हैं तो सेकेंड टाइम जब आप इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका एलिमेंट होता है इसकी हेल्प से आप इसको जीरो करेंगे। ठीक है, तो बस यही इसका स्ट्रक्चर होता है जो हमें याद रखना है जब हम इक्लोन फॉर्म या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। क्योंकि देखो फर्स्ट में तो आपने इसकी हेल्प से इन दोनों को जीरो कर ही दिया है, अब सेकेंड टाइम पे यहां जो भी एलिमेंट होगा उसकी हेल्प से आप इसको जीरो कर दें। मतलब कंपैरेटिवली हम क्या करते हैं, डायगोनल के ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट्स लेकर आए और डायगोनल के नीचे सारे जीरो लेके आए। अब यदि डायगोनल के नीचे के तमाम एलिमेंट्स जीरो हो गए तो देखिए आप ट्रायंगल कैसा बन रहा है, आपका नॉन जीरो एलिमेंट का ट्रायंगल ऊपर की साइड में फॉर्म हो रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर, प्रोसीजर यही रहेगा जो आपको स्ट्रक्चर बताया गया है। तो यहां पे फटाफट हम रो ऑपरेशन लगाते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दो एलिमेंट्स को जीरो करें। एक चीज और कि यहां पे जब आप ऑपरेशन लगाते हैं ना तो आप हमेशा रो ऑपरेशन का ही यूज करें, कॉलम ऑपरेशन से बच के चलें। ठीक है, केवल रो ऑपरेशन लगाने से भी आपका काम हो जाता है और बहुत आसानी से होगा, सिस्टमेटिकली होगा। तो हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से डायगोनल के नीचे के तमाम एलिमेंट्स को रो ऑपरेशन के माध्यम से जीरो बनाएंगे, बहुत आसानी से फॉर्म बनेगा। अब देखिए R2 और R3 के एलिमेंट्स को हम जीरो करें तो सबसे पहले हम लिखें R2 एंड R3, तो यहां पे भी हम लिख दें R2 एंड R3। अब किसकी हेल्प से जीरो बनाना है, 1 की, जो कि कहां है, R1 में। तो R1 की हेल्प से हम इनको जीरो बनाएं। अब देखिए सारे साइन यहां पे हमको पॉजिटिव दिख रहे हैं, मतलब सब्सट्रैक्शन अनिवार्य है तभी जाके जीरो बनेगा। तो यहां तो डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन हो रहा है कि R2 में से R1 को माइनस कर दे तो ये R2 आपका एलिमेंट जीरो हो रहा है। फिर यहां पे यदि हम पोजीशन देखें तो R2 मतलब R3 मतलब 2 में से क्या माइनस करें, 1, और 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ऑपरेशन आपका बन जाएगा R3 चेंज इनटू R3 माइनस 2R1, तो ये एलिमेंट भी आपका जीरो हो जाएगा। सो इफ यू परफॉर्म दिस टू ऑपरेशंस ऑन द गिवन मैट्रिक्स सो इट विल बी AB इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे आपके पास फर्स्ट रो है 1 -1 1 2, क्योंकि हमने R1 में कोई चेंज नहीं किया, R2 में जरूर चेंज किया, R2 माइनस R1। फटाफट सेकेंड रो के एलिमेंट्स को आप शिफ्ट करें सेकेंड माइनस फर्स्ट एलिमेंट से, तो 1 - 1 इट विल बी 0, देन 1 - -1 मींस 1 + 1 इट विल बी 2, अगेन 1 - 1 विल बी 0, एंड यहां आ जाएगा आपके पास 6 - 2 इट विल बी 4। तो अपने पास आया 0 2 0 4। अब देखिए यहां पे थर्ड के लिए हम बात करें तो R3 चेंज इनटू R3 माइनस 2R1, तो R1 में आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करें और फिर उसको R3 में से माइनस करें तो 2 - 2 हो जाएगा आपका 0, -1 और यहां 2 का मल्टीप्लाई किया तो -2, तो -1 एंड देन +2 इट विल बी 1, यहां आ जाएगा आपके पास 1, देन यहां बात करें तो 3 - 2 इट विल बी अगेन 1, और यहां बात करें तो 9 - 2 2 4 इट विल बी 5। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि अपने को दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मैट्रिक्स का जो नया फॉर्म मिला वो मिला इस तरह से। तो इन वैल्यूज को हमने यहां पे नोट डाउन कर लिया। अब देखिए यहां पे फिर हम डायगोनल की तरफ देख चले
अब देखिए यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर सेट किया था, ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। अब सेकंड की तरफ चले तो ये 2 जीरो तो ऑलरेडी है। अब सेकंड डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से उसके नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाए, तो इसकी हेल्प से ये 2 जीरो तो बने। अब इसकी हेल्प से इसको जीरो बना दिया जाए। अब यहाँ पे आप चाहें तो एक ऑपरेशन और लगा सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए कि भैया पूरी सेकंड रो जो है वो 2 के मल्टीपल फॉर्म में है, तो आप चाहें तो एक छोटा सा ऑपरेशन लगा दें कि R2 चेंज इनटू R2 बाय 2। तो यहाँ पे अपन फटाफट इस ऑपरेशन को लगाएं, तो नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लगाने से आपका काम आसान हो रहा है। R1 में कोई चेंज नहीं, 1 -1 1 एंड देन 2। फिर अपने पास यहाँ पे अपन ने 2 से डिवाइड किया तो 0, इट विल बी 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ 2 से डिवाइड करने पे आया आपके पास 2। देयर इज नो चेंज इन R3, तो 0 1 1 एंड देन 5। अब देखिए फिर से आप डायगोनल बनाएं, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी हेल्प से ये 2 जीरो तो हुए ही हैं। अब इसकी हेल्प से आप इसको जीरो करें, जो सेकंड डायग्राम हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे ये जो एलिमेंट जीरो होना है कौन सी रो में आ रहा है, R3 में। तो R3 चेंज इनटू R3 माइनस R2, किसकी हेल्प लेना है, सेकंड डायगोनल एलिमेंट की, जो कि R2 है, R2 रो में आ रहा है, ठीक है ना, सेकंड रो में आ रहा है। तो R3 चेंज इनटू R3 माइनस R2। अब यदि हम यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करें तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है आपका AB, वो क्या हो जाएगा, R1 R2 में कोई चेंज नहीं, मीन्स 1 -1 1 1 -1 1 एंड 2। देन यहाँ पे 0 1 0 2 0 1 0 एंड 2। तो थर्ड रो आपकी क्या बन जाएगी, R3 चेंज इनटू R3 माइनस R2। तो यहां आएगा आपके पास 0 -0, इट विल बी 0। देन 1 -1, इट विल बी 0। यहां पे यदि हम बात करें तो 1 माइनस 0, इट विल बी 1। एंड देन लास्ट की हम बात करें तो 5 - 2, इट विल बी 3। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर हमको चाहिए था मैट्रिक्स का, देखो एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म मिला ए मैट्रिक्स का, डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो हो गए, ऊपर के एलिमेंट्स हमारे नॉन जीरो हैं, मतलब यही मैट्रिक्स का फाइनल इक्लोन फॉर्म या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म हुआ, जो कि गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए हमारा रिक्वायरमेंट हुआ करता था। अब यहां पे अपन क्या करें, सिस्टम को रीराइट करें। इतना करने के बाद हमने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। अब वापस मैट्रिक्स को इक्वेशन के फॉर्म में लेके चले तो देखिए ये तो ए है और ए का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे x, तो a को x के साथ मल्टीप्लाई करके b से इक्वेट फिर से हम करें तो यहाँ पे अपने को मिलेगा x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। देन यहाँ पे 0x प्लस वाई प्लस 0z इज इक्वल टू 2। देन 0x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 3। अब देखिए इन वैल्यूज को हम क्या करें, अब यहां तो 0 आ गया, नहीं आता मान लो कोई नॉन जीरो होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। सपोज कोई भी नॉन जीरो आता तो वो z के साथ आता। अब देखो थर्ड इक्वेशन से आपको किसका वैल्यू मिल रहा है, z का वैल्यू मिला 3। वो z का वैल्यू यदि यहां रखते तो यहां से मिलता y का वैल्यू, बट यहां पे चूंकि ऑलरेडी 0 आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, y का वैल्यू हमको यहां पे मिल गया 2। अब y और z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और माइनस y राइट साइड गया तो प्लस y देन माइनस z। तो 2 प्लस y का वैल्यू हुआ 2 और z का वैल्यू हुआ 3, तो 4 माइनस 3 इट विल बी 1। तो x का जो वैल्यू आया हमारे पास 1। मतलब हमको फाइंड आउट करना था कैपिटल X जो कि x y z की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, और x y z की वैल्यू यहां पे अपने को मिला 1 2 एंड 3। तो यही दिए गए सिस्टम का एक फाइनल सॉल्यूशन है जो कि गॉस एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से हमने यहां पे फाइंड आउट किया है। अब देखिए ये सॉल्यूशन इन इक्वेशंस का है, इसका वेरिफिकेशन यदि आप करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। x की प्लेस पे 1, y की प्लेस पे 2, z की प्लेस पे 3 यदि दिए गए सिस्टम में आप रखते हैं तो LHS इज इक्वल टू RHS आपको आसानी से मिल जाएगा। मतलब यही आपकी इक्वेशन का जो है एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। आई होप कि गॉस एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आपको दिए गए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।